है इसमें हम लोग को जो है आज पढ़ना है क्या, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है ये समझें, और किस लिए होता है पहले ही समझें। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो डिटरमाइन करता है, तय करता है कौन, कूलम्ब्स। तो दो चार्जेस है हमारे पास Q1 एंड Q। अब इनकी डेफिनेशन जरा जो है बहुत ध्यान से सुनो और समझो। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, क्या बोला मैंने, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस केप्ट एट रेस्ट, रुके हुए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and inversely proportional to square of distance between them। यानी कि ये कहता है कि F proportional to हो जाएगा क्या, Q1 into Q। Force is directly proportional to product of magnitude of charges। magnitude of charge मतलब क्या हो गया, ये चार्ज Q1 है, ये Q2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर दूरी कर दोगे 4 गुना 2 गुना तो फोर्स हो जाएगा 1/4। फोर्स डबल, ये क्या, डिस्टेंस डबल, फोर्स 1/4, डिस्टेंस ट्रिपल, फोर्स 1/9। यानी कि पहले अगर 9 था तो 9/9 यानी कि 1/1। इन दोनों को जरा हम कंबाइन कर दें, कंबाइन 1 एंड 2, तो F प्रोपोर्शनल टू आ रहा है Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा। 10th स्टैंडर्ड में जब तक इसको पढ़ा जाता था तब तक के ये क्या, सिर्फ कांस्टेंट होता था। अब ये कांस्टेंट का स्वरूप बदल गया। अब इसको कहा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के वहां पे कांस्टेंट था, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R²। अब जरा बात को समझेंगे। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो के है, ये के वो नहीं है जो यहाँ पे के है। ये के 10th स्टैंडर्ड का था जो कि बदल गया। क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पूरा का पूरा हो गया। इसकी वैल्यू होती है, जरा याद करेंगे, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। यहां से वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Fr² अपॉन में क्या, Q1 Q2। यहां से देखो क्या बोल रहा हूं, इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, R²। यहां गया क्या हो गया, Fr² अपॉन में क्या, Q1 Q2। Fr², F का यूनिट क्या, न्यूटन, R का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। Q1 का भी यूनिट कूलम्ब, Q2 का भी कूलम्ब, क्या हो गया, कूलम्ब स्क्वायर। अब जरा और समझेंगे। एप्सिलॉन नॉट को नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इसका पूरा नाम है। ये किताब में लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ लो 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार, ये तुम्हारे दिमाग में सेंस पैदा नहीं करेगा। कोई पूछेगा ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, अरे सिंपल है, किसको शो करता है, किसको व्यक्त करता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को व्यक्त करता है। तो बात ठीक है, इससे मतलब क्या समझे, मतलब से आपका क्या मतलब है, मतलब से ये मतलब है कि एक हमारे पास चाकू है और अभी अभी हमने उसमें है शान धराई, और हमारे विचार तुम्हारे प्रति ठीक नहीं, और हमारे हाथ में तुम चाकू देख रहे हो, कैसे विचार मन में पैदा हुए, पता नहीं ये कहाँ से रख कर कैसे छुपा देंगे, कहाँ से रख के छुपा देंगे। हम कुछ कह नहीं रहे, लेकिन धारदार चाकू देख करके फीलिंग आ रही है, तो वो इसको देख के फीलिंग क्या आती है, हाँ अब सही समझे आप बताता उसको। मतलब किसी मीडियम का ये अगर कम है और किसी मीडियम का ये ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि जहां पे कम है वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस धीमे धीमे जाएंगे, कम दूर तक के जाएंगे, अंदर ज्यादा दूर तक के भेद नहीं पाएंगे। और जिसका ज्यादा है
अगर उसमें ज्यादा लाइनें जाएंगी, ज्यादा भेदेंगी, ज्यादा अंदर तक के घुस जाएंगे। अब बात समझ एक 10 साल से यूज किया गया चाकू जो ऐसे रख के काट कर दो तब भी कुछ ना हो, अरे बिल्कुल धारदार, अरे हल्का सा छुआया नहीं, अरे बहुत बहुत दिक्कत होगी। क्या हो गया? जिसका ज्यादा होगा उसमें ज्यादा विद्युतशीलता होगी। विद्युतशीलता होगी मतलब क्या होगा? यानी वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के इसकी वैल्यू क्या होती है? यानी इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और एक बात और करेंगे, ये फोर्स जो लगा है ये F12 लगा है। F12 का मतलब फोर्स अप्लाई किया किसने? 1 ने किसके ऊपर? 2 के ऊपर। ये फोर्स अप्लाई हुआ है 2 1 का मतलब क्या? फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड ऑन फर्स्ट। समझ गए? ये बताइए, ये जो F लिखा है आपने, ये क्या है? इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसको हमने कहा क्या? ये F। समझ गए? तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है, जो बात आई है कांस्टेंट की, के का नाम होता है बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये किसी भी मीडियम का होता है और कोई भी इंसुलेटर होगा, इंसुलेटिंग मीडियम होगा तो उसका के की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और वो फाइनाइट होगी। मेटल के लिए के की वैल्यू ध्यान रहे इनफाइनाइट होगी। एंड कीप इट इन माइंड इट डज नॉट डिफरेंशिएट विद द नेचर ऑफ द मेटल if it is iron or it is platinum or it is gold, it will remain always infinite। और यहाँ पे दो बातें मैथमेटिक्स की जो है करनी थी कि समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट होता है और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट जीरो होता है। तो के बारे में बताया क्या? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इंड्यूस चार्ज के लिए पीछे मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बता के आ रहा हूँ वीडियो नंबर 2 में। फॉर्मूला उसका होता है Q इंड्यूस बराबर माइनस का Q 1 माइनस 1 अपॉन के। वही जो बताया था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कुछ केसेस यहाँ पे लिए गए हैं, के बराबर 2 रखा गया है तो Q इंड्यूस की वैल्यू आ रही है माइनस का Q 1 माइनस 1 अपॉन 2। सॉल्व करने में माइनस का Q बाई 2। परसेंटेज की भाषा में पूछा जाए तो कहेंगे ये 50% है। के बराबर 3 रखा तो Q इंड्यूस बराबर माइनस का Q 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2Q बाई 3। परसेंटेज की भाषा में अप्रॉक्स 66.6 या रफली 67%। If K is equal to 4, Q induced equal to minus Q 1 minus 1 by 4, that is minus 3Q by 4. Percentage की भाषा में this is 75%. And if K is equal to infinite, यानी कि just for a metal, Q induced will be equal to minus Q 1 minus 1 upon infinite, that is minus Q. Full charge will be induced, यानी कि यहाँ पे दो बातें आ जाएंगी। नंबर 1, जो इंड्यूस चार्ज का नेचर है वो इंड्यूसिंग चार्ज के नेचर के अपोजिट है, और मैक्सिमम चार्ज जो इंड्यूस किया जा सकता है दैट इज व्हाट 100%, दैट इज 100%। ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव ये दो नाम है, ये मैकेनिक्स से आए। इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान है कि जब भी कभी पूरा चक्कर लगेगा, कंप्लीट राउंड ट्रिप, और वर्क डन हो जाएगा अगर 0, समझिए वर्क डन हो जाएगा क्या? 0, तो ये फोर्स का नेचर कैसा हो गया? कंजर्वेटिव। एक और पहचान है, हमें यहां से यहां तक आना है तो हम सीधे आ गए, ऐसे आ गए, ऐसे आ गए, ऐसे आ गए। हर बार हम देख रहे हैं वर्क बराबर बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है, ये कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान है। समझ गए? और अगर दो में से कोई भी एक शर्त फुलफिल नहीं हुई, पूरा चक्कर लगाया, वर्क डन 0 नहीं हुआ, इसमें अलग वर्क, इसमें अलग वर्क, नेचर कैसा? कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव। तो पूछता है सवाल कि इलेक्ट्रिकल फोर्स का नेचर कैसा है, तो छोटे बोलो क्या? कंजर्वेटिव। एक और बात बोलेंगे, कंजर्वेटिव के अलावा एक और बात बोलेंगे, दैट इज म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स, ये सवाल कई बार फंसा चुका है लोगों। सवाल की भाषा क्या होती है? सवाल की भाषा होती है कि यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 5 कूलम चार्ज है,
ये सवाल ग्रेविटेशन में भी पूछा गया है, ये सवाल इलेक्ट्रो में भी पूछा गया है। और कमाल की बात, कभी डेटा बदला ही नहीं। 1 और 5 पूछता है, पहला जो दूसरे पे फोर्स लगाएगा, दूसरा जो पहले पे फोर्स लगाएगा, उसका अनुपात बताइए, उसका रेशियो बताइए। फिर ऑप्शन देता है 1:5, 5:1, 1:1, 5:5। आंसर इज 1:1। और बहुत से लोग तो कम आके आते हैं क्या 1:5। गलत। क्यों 1:5 क्यों आता दिमाग में? अरे भाई ये हल्का है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा फोर्स लगा देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो फोर्स आया है F12 या 21 का जो रिजल्टेंट F जो आया है, ये इन दोनों का परिणामी आया है। ये फोर्स वो है जो इसने इस पे लगाया, जो इसने इस पे लगाया, इन दोनों का क्या रिजल्टेंट है। तो ये फोर्स क्या म्यूचुअल है ना। सर ये बताइए 1:1 जो आपने कहा था और 5:5 जो आपने कहा था, दोनों है तो एक ही चीज। 1:1 बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, 5:5 अनसिंप्लीफाइड है। दोनों का मैथमेटिकल मीनिंग एक ही है, लेकिन 1:1 हमेशा प्रेफरेंस उसको दी जाएगी किस पे 5:5। ये क्वेश्चन है 1 कूलम 5 कूलम रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑन 5 एंड बाय 5 ऑन फर्स्ट, फिर भी रेशियो क्या 1:1। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स, वेक्टर फॉर्म। इसकी जरूरत क्या पड़ी है? इसकी जरूरत पड़ी कि हमको जो है इस फॉर्मूले से क्या पता लगेगा, हमको पता लगेगा वैल्यू कितनी है फोर्स की, और वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, ये पता लगेगा। हमको तो दिशा भी चाहिए। दिशा चाहिए तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r²। ये कौन सा फॉर्म है? कहेंगे ये स्केलर। कौन सा फॉर्म? स्केलर। अब जरा देखें हम इसको कैसे जो है के लगाने का मन है तो लगाइए, नहीं मन है तो छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि अगर ये एयर या वैक्यूम हो गया तो दोनों के लिए k की वैल्यू होती है क्या 1। ये q1 q2 अपॉन r² हो गया, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 1 से। किसी भी चीज में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 1 से डिवाइड कर दो, वैल्यू में कोई फर्क तो पड़ना नहीं। हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1 आपका कुछ खास है क्या? बहुत खास चीज है। अच्छा कितनी खास चीज है जरा बताएं हमें। ये बताएं, ये r कैप ये क्या चीज है? अगर पढ़ा है आपने 11th में तो समझ लें कि ये ऐसा होता है। r कैप क्या चीज? यूनिट वेक्टर। वेक्टर में उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या? यूनिट वेक्टर। कोई वेक्टर है, उसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड परिमाण 10, वेक्टर में डिवाइड करो 10 से, पानी क्या 1। क्योंकि तुमने एक चीज में उसी की वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो 1 तो आएगा। और ये क्या चीज है? वेक्टर अपॉन मॉडुलस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 अपॉन r², और ये वेक्टर अपॉन मॉडुलस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2। ध्यान से देखो, मॉडुलस r मतलब क्या? परिमाण, वैल्यू, मैग्नीट्यूड कितना होगा? r ही तो होगा। तो r होगा तो ये r³ हो जाएगा, और ये वेक्टर r। ये कौन सा रूप है? कहेंगे इसी को तो कह रहे थे, क्या है ये? वेक्टर फॉर्म। समझ गए? तो ये था कूलम्स लॉ के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नंबर 3। ध्यान से पढ़ते रहें, और ये जो हमने 12th फाउंडेशन की नई सीरीज शुरू करी है, इसको देखते रहें, अपने बेस मजबूत करते रहें। भले ही कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन आपको अपनी तैयारी करते रहना, छोड़ना नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही आप छोड़ते हैं, आपको अगल बगल के जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जो रिटार्डिंग फोर्सेस हैं, वो आपको आकर के घेर लेंगे। एक साल बाद सभी लोग जो इस समय पढ़ रहे हैं और जो घिर जाएंगे, दोनों के लिए कोई बहुत मौका नहीं मिलने वाला है। रिजल्ट में परिवर्तन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।